अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब। गाइस, आज जो इन्फॉर्मेशन है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं सैड इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि अभी क्या हो रही है ना, राइट नाउ कोरिया में थोड़ी सी क्रैकडाउन चल रही है। क्रैकडाउन विच मीन्स कि इमिग्रेशंस की ज़्यादा अलर्टनेस है। बहुत ज़्यादा फैक्ट्री में रेड भी हो रही है। बहुत सारे बंदे पकड़े भी जा रहे हैं। अब वो बंदे जो पकड़े जा रहे हैं तो वो कैसे छूटेंगे? और जिनके पास वीज़ा है, क्या वो पकड़े जाने के बाद भी कोई दिक्कत है, या फिर इस तरीके की रेड का क्या मसला है कोरिया में? तो इसी पे आज हम लोगों का डिस्कशन होगी। इसी पे आज हम लोग बात करेंगे कि ये आखिर क्या है। ये क्या पहले भी हुआ करता था या पहली बार ही रेड हो रही है कोरिया में? तो नहीं गाइस, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये पहली बार नहीं हो रही है। जो भी बड़ी कंट्री है, जो भी कंट्री स्टेबल है और जहाँ पे इकोनॉमी अच्छी है, जहाँ पे रोज़गार है, फैक्ट्री वर्कर्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, तो अक्सर वहाँ पे इमिग्रेशन की अलर्टनेस ज़्यादा होती है। वहाँ पे रेड हुआ करता है। जैसे कि फॉर द एग्जांपल में मैं समझाने के लिए बोलूँ आपको, जो बंदा हांगकांग में रहता है या जो हांगकांग में भी वीज़ा चेंज करके असाइलम लेकर रहते हैं, वहाँ भी रेड होती है। और आपने देखा भी कि अभी इस वक्त में अमेरिका में भी रेड हुआ बहुत ज़्यादा। तो खैर वो तो इलीगल माइग्रेंट जो थे, जो जिनके पास कोई पेपर नहीं था, कोई वीज़ा नहीं था, वो डंकी स्टाइल में अमेरिका ढुक गए थे, तो उन लोगों को पकड़ के वो रिटर्न किया गया, डिपोर्ट किया गया। बट जिनके पास वीज़ा है और जिनके पास रेसिडेंस कार्ड है, तो वो पकड़े जाने के बाद क्या होते हैं? तो वो सेम चीज़ हांगकांग में भी रेड होती है, अमेरिका में भी हुआ है, यूके में भी रेड होती है, कनाडा में भी होता है, इवन जापान में भी होता है, और उसके बाद कोरिया में भी होता है। तो गाइज, ये कोई नई चीज़ नहीं है रेड। ये हमेशा हर कंट्री, जो कंट्री स्टेबल होता है, जिसकी इकोनॉमी अच्छी होती है, जिसकी करेंसी रेट अच्छा होता है, जहाँ पे लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जॉब्स होता है, वहाँ पे हर कंट्री में ही रेड होती है। तो भाई ये रेड है कौन सी भला? तो इसको मैं बताना आपको डिटेल्स में मुनासिब समझता हूँ। देखिए, एक्चुअली होता क्या है ना कि कोरिया में राइट नाउ क्या हो रही है ना कि जो गवर्नमेंट है ना वो स्टेबल नहीं है। अभी भी डिसस्टेबल गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं इकोनॉमी में अफेक्ट हो रही है कोरिया में। और जो जिस तरीके का अपॉर्चुनिटीज़ होता है, जिस तरीके का काम पूरी बूम रहती है, खुला रहता है, तो अभी वैसा नहीं है, काम है, स्लो है। और बट काम स्लो होने के साथ साथ क्या है कि रेड, जो इमिग्रेशन की रेड हो रही है ना, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब देखो, आप अब किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे इमिग्रेशन आ जाएगा। आने के बाद वो आपको सिंपल कहेंगे भाई जस्ट शो मी योर आईडी, अब अपना आईडी दिखाओ। तो जिस बंदे का भी रेसिडेंस कार्ड होता है वो हमेशा कार्ड को अपने पास कैरी करे ऑल टाइम, क्योंकि कहीं भी चेकिंग हो सकता है, कहीं भी वो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कार्ड मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं। वाई? दे हैव अ राइट्स टू आस्क योर आईडी। उनको हक है कि वो आपसे आईडी मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो जो भी बंदा कोरिया में रहता हो या फिर नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए वीडियोस देख रहे हैं, उनको भी ये चाहिए, कोई भी फॉरेन कंट्री में आप रहें तो जो आपको आईडी है ना, वो आईडी हमेशा आप कैरी करें। तो आपसे आईडी मांगेंगे, आप दिखा दीजिए उसको। वो आईडी लेकर चेक करते हैं। तो चेक करने के बाद देखा क्या कि आप जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं वहाँ पे आपकी वर्क परमिट नहीं है, एग्रीमेंट किया हुआ नहीं है। अब प्रॉब्लम यहीं पे शुरू होती है कि एग्रीमेंट अगर नहीं रहेगा तो क्या मसला है? आपके पास वीज़ा तो है, रेसिडेंस कार्ड है, वीज़ा है, कोई इशू नहीं है, वो आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे। बट जिस कंपनी में, जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो उसके साथ आपकी वर्क परमिट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए वो आपको फ़ाइन मारेंगे। इतना समझ गए आप? मैं फिर से समझाता हूँ कि जो ये प्रॉब्लम किसके लिए पता है आपको? जो बंदा अराबाइट करता है ना, उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो किसी कंपनी में ना फिक्स होकर काम नहीं करते, वो किसी कंपनी में एग्रीमेंट होकर काम नहीं करते। आज इस कंपनी में किया तो कल दूसरी कंपनी में, कल तीसरी कंपनी में, फिर उसके बाद चौथी कंपनी में। तो ऐसे बंदों को दिक्कत होती है इस टाइम जब रेड होती है ज़्यादा किसी भी बड़ी कंट्री में। तो राइट नाउ कोरिया में रेड ज़्यादा हो रही है, अभी चल भी रहा है। और अरबाइट से भी कहा गया हम लोगों को भाई कि थोड़ी सी अलर्ट होकर काम करना, अगर इमिग्रेशन आता है देखते हो आप तो भागना, दौड़ के भाग जाना। वो दौड़ाते नहीं है, अगर भाग गए आप तो भाग गए, पकड़े गए तो फाइन लगेगा। तो वो चेक करते हैं भाई किसकी आईडी है कि नहीं।
एग्रीमेंट है कि नहीं उस कंपनी में, तो उन्होंने चेक किया, देखा कि आपकी एग्रीमेंट नहीं है, तो आपको फ़ाइन मारेंगे। और अगर किसी के पास वीज़ा ही नहीं है, वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और उसने फिर वीज़ा लिया ही नहीं है, तो वो सीधा डिपोर्ट हो जाएंगे, यानी उसको पकड़ के वो सीधा होम कंट्री में बैक कर देगा, बंदा डिपोर्ट हो जाएगा। और अब मान लो कि स्टूडेंट वीज़ा है जिसके पास, जैसे मैंने पहले भी कहा था आपका D2 D4 है, तो अगर उस बंदे के पास स्टूडेंट वीज़ा है, वो D2 वीज़ा या D4 वीज़ा है, अगर वो पकड़ा गया काम करते हुए, तो फिर उसके लिए क्या है, उसके लिए भी सेम कंडीशन है जो कंडीशन अपने लिए जिसके पास रेसिडेंस कार्ड है, उसे भी फ़ाइन लगेगा, सेम बराबर का फ़ाइन। अब भाई फ़ाइन कितना है, क्या वो फ़ाइन अफोर्डेबल है या इज़ टू मच, या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो फ़ाइन अफोर्डेबल है। यानी कि 20 lakhs वॉन, यानी कि इंडियन मनी 1 लाख से 30,000, 1,30,000 वॉन, 1,30,000 इंडियन मनी फ़ाइन देना होता है अगर आप किसी कंपनी फैक्ट्री में पकड़े जाते हैं काम करते हुए। कब, जब आप उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट नहीं करते हैं, वर्क परमिट नहीं लेकर रहते हैं, तो आपको फ़ाइन लगेगा। और अगर आप उस कंपनी के साथ वर्क परमिट लिए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कार्ड लेगा, चेक करेगा, आपको कार्ड दे देगा, थैंक यू जेंटलमैन बोलकर वो चला जाएगा, क्योंकि आप उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके काम कर रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं, आपको कोई फ़ाइन नहीं लगेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे ना भाई, ये कौन सी वाला है यार, एग्रीमेंट किया तो फ़ाइन नहीं, एग्रीमेंट नहीं किया तो फ़ाइन नहीं। हाँ, अब मैं इसको बताता हूँ कि एग्रीमेंट क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर फैक्ट्री है, उसमें आप काम करने के, वहाँ पे आपने वर्क परमिट ले लिया। वर्क परमिट कैसे लेते हैं, जैसे आप अराबाइट के थ्रू काम में जाते हैं ना, तो कंपनी के बॉस से बात कर लेते हैं, भाई ये बंदा रेगुलर मेरे पास भेजो, तो उसको कहते हैं वर्क परमिट एग्रीमेंट करना। फॉर्म फिलअप होती है, फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म इमिग्रेशन वो बंदा खुद लेकर जाता है, और 1,20,000 वॉन, यानी 1,20,000 वॉन, यानी कि इंडियन मनी आपका हो गया 8,000 के आसपास। 8,000 इंडियन मनी वो पे करता है, इमिग्रेशन को देता है, फिर वो पासपोर्ट लेकर उसमें एक स्टिकर डाल सटा देते हैं, पेस्ट कर देते हैं कि आपका इतने, जब तक आपका वीज़ा वैलिड है तब तक आप इस फैक्ट्री में काम कर सकते हैं लीगल तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके नाम पर टैक्स कटेगा, डिडक्शन होगी, और जो जो भी सैलरी मिलेगी ना आपको, वो सैलरी पर टैक्स कटता है आपके नाम पे, जो गवर्नमेंट को पे होगा। और 1,20,000 भी आपको पे करना होगा, जो इंडियन मनी 8,000 होता है, वो इमिग्रेशन लेती है। तो ये आपका लीगल वर्क परमिट हो गया, और जब तक आपका वीज़ा है उसी वक्त तक आपका वो वर्क परमिट है। मान लो फॉर एग्जांपल कि वीज़ा 1 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो वर्क परमिट भी आपका 1 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर से आपको नया एक वर्क परमिट लेना पड़ेगा सेम फैक्ट्री के साथ, फिर से एक नई एग्रीमेंट करनी होगी, फिर से आपको एक नया पैसा देना होगा, 1,20,000 वॉन, इंडियन मनी 8,000 के आसपास। तो ये जो बंदा कर लेता है, तो उसको, वो अगर रेड हुई, इमिग्रेशन पकड़ भी लेता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, उसे कोई फ़ाइन देने की ज़रूरत नहीं है। और जो नहीं करते हैं तो उसे फ़ाइन देना पड़ता है 1,20,000 लाख वॉन, यानी इंडियन मनी 1,00,000 से 30,000 के आसपास बैठता है ये अमाउंट। तो यही है गाइस। तो राइट नाउ अभी कोरिया में बहुत रेड चल रहा है, अलग अलग जगहों पे रेड हुई है, और बहुत सारे फैक्ट्री से लोग पकड़े भी गए हैं। जिनके पास वीज़ा थी वो फ़ाइन दे के तो निकल गया, जिनके पास वीज़ा नहीं थी वो सीधा अपने कंट्री निकल गए। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती हो, तो आप सब, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नेक्स्ट न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक आप अपना खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।